नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। अमेरिका के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दो अहम मुद्दों पर बड़ी कामयाबी मिली है। एक ओर जहां अमेरिका न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स यानी एनएसजी में भारत की सदस्यता के लिए समर्थन देने पर राज़ी हो गया है, वहीं दूसरी ओर भारत की रक्षा प्रणाली के लिए बेहद अहम मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी एमटीसीआर के सदस्य देशों में भी भारत के शामिल होने का सिलसिला पूरा हो गया है। हालांकि इस बारे में आधिकारिक घोषणा कुछ रस्म अदायगी होने के बाद की जाएगी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ओबामा को धन्यवाद दिया और कहा कि भारत तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्था है और गरीबी हटाने के लिए दोनों देश मिलकर साझे तौर पर काम करेंगे। इस मौके पर दोनों नेताओं ने एक मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक साझा बयान भी जारी किया, जिसमें आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। एक रिपोर्ट। वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के मुलाकात के दौरान गर्मजोशी देखने को मिली। घंटे भर चली बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया। दोनों नेताओं ने आर्थिक संबंधों को रफ्तार देने, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के अलावा स्वच्छ ऊर्जा, परमाणु और साइबर सुरक्षा के मसले पर बातचीत की। I indicated our support for India becoming part of the nuclear suppliers group, the abilities for technologies that are critical to India's development and prosperity being available, and we also discussed in that same context our important work together around non-proliferation of nuclear materials. अमेरिका ने भारत में 6AP रिएक्टर बनाने पर सहमति जताई है। साथ ही भारत में स्वच्छ ऊर्जा के लिए $60 मिलियन वित्तीय निवेश की बात कही। दोनों नेताओं ने सिएटल में भारतीय दूतावास खोलने और भारत में एक नया अमेरिकी दूतावास खोलने पर प्रतिबद्धता जताई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और उसमें भारत की स्थायी सदस्यता पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी। प्रधानमंत्री ने मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी एमटीसीआर और एनएसजी के लिए अमेरिकी समर्थन का आभार जताया। एनर्जी के सेक्टर में, क्लीन एनर्जी में फाइनेंस की बातों को और आगे बढ़ाना, साइबर सिक्योरिटी के लिए चिंता करना, इंटरनेट नेटवर्क में भारत भी इक्वली पार्टनर कैसे बने, उस दिशा में हमने कई विषयों पर बातचीत की है। भारत और अमेरिका ने साझा बयान जारी कर पेरिस, पठानकोट, ब्रसेल्स और काबुल में हुए हमलों की निंदा भी की। साथ ही दोनों देशों ने पाकिस्तान से 2008 मुंबई बम धमाकों और 2016 में पठानकोट हमलों के गुनहगारों को सजा देने की बात कही। इसके अलावा दोनों देशों ने जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, डी कंपनी और उनसे जुड़े दूसरे आतंकी गुटों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और देश देशांतर में यही विषय है आज हमारी चर्चा का, जिसमें हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के बारे में बात करेंगे कि उन्हें कितनी कामयाबी मिली है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अमेरिका में भारत की राजदूत रह चुकी मीरा शंकर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस में फ़ेलो अजय लेले, साथ ही हमारे साथ हैं जेएनयू में अमेरिकन स्टडीज़ की प्रोफेसर केपी विजया लक्ष्मी और वरिष्ठ पत्रकार रघुवंश सिन्हा। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मीरा जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। आप अमेरिका में भारत की राजदूत रही हैं। भारत अमेरिकी संबंधों को मजबूत बनाने में आपकी भी एक अहम भूमिका रही है। ये जो प्रधानमंत्री का दौरा है, जिसके बारे में खबरें आ रही हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, आपकी नज़र में कितना कामयाब और कितना उपयोगी है? और पिछले 2 वर्षों में ये तीसरी उच्च स्तरीय बातचीत है, तो किस रूप में देखती हैं आप? ये जो पहली जो मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट ओबामा और प्रधानमंत्री मोदी की, जिनमें उनमें इन्होंने एक ढांचा बनाया था जी, फ्रेमवर्क, कि किस तरीके से रिश्ते को आगे ले जाएंगे। अब ये जो तीसरी मुलाकात है, ये कंसोलिडेशन के तौर पे है कि उसमें से क्या क्या हम पूर्ण कर सकते हैं। और इस यात्रा में एक तो जैसे आपने कहा कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम की सदस्यता अब साफ है, भारत के लिए कोई रुकावट नहीं है। कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं और जो अगली मीटिंग होगी शायद उसमें ये अनाउंस किया जाए एमटीसीआर की,
क्योंकि कुछ समय मिलता है देशों को ये बताने के लिए कि अगर उनको कुछ उससे भारत की सदस्यता से ऑब्जेक्शन है, और वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया है, वो समय निकल गया। दूसरा, एनएसजी की सदस्यता के लिए यूएस ने समर्थन जताया है, पर ये ऐसा है कि 2010 से प्रेसिडेंट ओबामा ने कहा था जब वो यहाँ आए थे कि भारत की सदस्यता ये चारों एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजीम्स जो हैं जी, MTCR, NSG, वासेनार अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में यूएस समर्थन करेगा। तो एक तो ये है कि वो आश्वासन दिया था उन्होंने, और ये अब उसको करने के लिए तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। पर उसमें एक रुकावट भी है बहुत बड़ी, और वो ये है कि चीन ने कहा है कि वही लोग उसका सदस्य, एनएसजी के सदस्य बन सकते हैं जिन्होंने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे दस्तखत किया है, जो भारत के लिए संभव नहीं है। पर ऐसा भी है, अगर आप देखें कि पहले ऐसे देश हैं जैसे फ्रांस, जिन्होंने एनएसजी को ज्वाइन किया था बिना एनपीटी को साइन करे हुए। जी। फिर तीसरा ये है कि क्लाइमेट, जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस में समझौता हुआ था क्लाइमेट चेंज पे, उस पे दोनों नेताओं ने कहा है कि इसी साल उसको फोर्स में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यूएस में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर वो प्रेसिडेंट बने तो वो इसको नहीं आगे बढ़ाएंगे बल्कि इसको रद्द कर देंगे। तो इस वजह से थोड़ा तो आप प्रेशर मानती भी हैं है कि इस दौरा जो है इसमें कुछ काफ़ी काम की बातें हुई हैं और कुछ उपयोगी रहा है? कुछ उपयोगी रहा है, कुछ अभी काम बाकी है। चलिए, मैं आता हूँ तो दोबारा आपके पास। अजय लेले, कहा जा रहा है कि अमेरिका के समर्थन के बाद भारत के लिए अब एनएसजी में शामिल होना आसान हो गया। हालांकि अभी इसके बारे में 9-10 जून को बैठक होने वाली है वियना में और उसमें तय होगा, लेकिन जैसा अभी मीरा जी कह रही थी कि MTCR में शामिल होना तकरीबन तय हो गया है, इसे आप किस रूप में देखते हैं? अगर हम देखेंगे NSG में शामिल होना मेरे विचार से अभी भी प्रश्न चिन्ह है। MTCR में शामिल होना लगभग तय हो गया है, लेकिन फिर भी काफ़ी केयरफुल अगर आप जॉइंट स्टेटमेंट पढ़े तो वहाँ पे उन्होंने एक इमिनेंट करके वर्ड यूज़ किया है, क्योंकि लास्ट टाइम इटली ने शायद हमें विरोध किया था बिकॉज ऑफ द मरीन इशू। बट फिर भी अभी ऐसा लग रहा है कि इटली अब विरोध नहीं करेगा, जैसा अभी मैडम ने कहा कि ऑलरेडी वो समय निकल चुका है। MTCR डन डील लगता है, लेकिन NSG के बारे में एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि अमेरिका का समर्थन तो हमें पहले से ही था। ऐसा कभी था ही नहीं कि अमेरिका हमें समर्थन नहीं देगा। जी। प्रश्न ये था कि बाकी कंट्रीज़ का, स्विट्ज़रलैंड को प्रॉब्लम था। अब प्रधानमंत्री मेक्सिको में जाएंगे, मेरे विचार से मेक्सिको भी हाँ ही बोलेगा, स्विट्ज़रलैंड ने ऑलरेडी हाँ भर दी है। प्रॉब्लम अब खाली बचता है चाइना का, और चाइना ने काफ़ी एक अलग पोजीशन लिया हुआ है कि आप NPT जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक आपको हम समर्थन नहीं देंगे। लेकिन उनका ये पोजीशन भी मेरे विचार से ठीक नहीं है, क्योंकि ये पोजीशन के साथ उन्होंने पाकिस्तान को भी जोड़ा है। उनका ये कहना है कि अगर डिसआर्मामेंट का बात है तो पाकिस्तान से बात करने की कोई, या पाकिस्तान के मुद्दे की कोई ज़रूरत नहीं मैं समझता, क्योंकि AQ खान से लेके हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का और डिसआर्मामेंट का दूर दूर तक कुछ उलझा, वो एक दूसरे के साथ कुछ जमता नहीं है। तो फिर चाइना को ये एक पोजीशन नहीं लेनी चाहिए थी। अगर वो आइसोलेशन में पोजीशन लेते कि भारत ने NPT साइन नहीं किया इसलिए हम नहीं करेंगे, तब बात अलग होती। लेकिन उन्होंने उसके साथ पाकिस्तान को भी जोड़ा है। मेरे विचार से इसमें पॉलिटिक्स दिख जाता है। ठीक। प्रोफेसर KP विजयलक्ष्मी, चीन समेत कई देश जैसे ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड वगैरह भारत के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए उसके NSG में शामिल होने का विरोध कर रहे हैं। चीन ने अपना विरोध जता ही दिया है, साथ ही पाकिस्तान ने भी अर्ज़ी दे दी है NSG में शामिल होने के लिए। ऐसे में क्या लगता है आपको, संभावनाएं कि जो उम्मीदें भारत कर रहा है कि वो अब NSG में शामिल हो जाएगा और उसके ख़िलाफ़ जो बंदिशें रही थी परमाणु विस्फोट करने के बाद से, वो ख़त्म हो जाएंगी? देखिए, NSG एक क्लब है, वो कोई विश्व का कोई IAEA तो है नहीं, लेकिन इसमें भी एक मेंबरशिप रूल्स हैं, इनकी डिसीजन मेकिंग में रूल्स हैं जो कंसेंसस पे ये लोग अपना डिसीजंस लेते हैं और उन्हीं को मानते हैं। इसलिए एक भी ऑपोजिशन जैसे चीन का हुआ या 3-4 के हुए,
तो वो मायने रखता है। फ़िलहाल तो सिर्फ चीन ने इस बार तो ओपनली कहा है, पिछले बार तो वो थोड़ा सा पीछे थे, फिर धीरे धीरे पता चला कि बाकी सब लोगों ने वापस कर लिया था एग्जेम्पशन के लिए, वेवर के लिए। और फिर बुश साहब ने फ़ोन करके अपने चाइनीज़ काउंटर पार्ट से बात हुई थी, फिर उसके बाद वेवर हुआ था। वो एक डिफरेंट टाइप का नेगोशिएशन था, डिफरेंट इशू था। अब इसमें पहले से ही चीन आगे आके बोल रहे हैं कि भाई हम नहीं इसको समर्थन दे पाएंगे क्योंकि हम उसूलों पे प्रॉब्लम है। और जैसे इन्होंने भी कहा है कि भाई उसूल क्या है, तो सेम होना चाहिए। आप पाकिस्तान को किस मतलब किस बेसिस पे आप ये मेंबरशिप दिलवाना चाहते हैं? वो भी तो एनपीटी सिग्नेटरी नहीं है। तो ये आपका अगर ये कहना है कि भाई कोई भी एनपीटी नॉन सिग्नेटरी को ना दिया जाए, फिर आप इनकी मेंबरशिप फॉर्म को ही नहीं, तो इसलिए चीन को भी प्रॉब्लम है। लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम इंडिया को बाकी देशों से इसलिए नहीं है कि भाई इटली के साथ क्लियरली कोई समझौता हो चुका है। वो मरीन अब वापस चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए, ताकि दोनों तरफ से अपने डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसीज़ को सेटिस्फाई करके फॉरेन पॉलिसी का डिसीजन हुआ है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड ऑलरेडी ऑन बोर्ड है और मेक्सिको भी। अब ऑस्ट्रिया और न्यूजीलैंड, आई थिंक सो ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी आपके साथ हैं, वो यूरेनियम फ्यूल तो आपके पास दे ही रहे हैं। तो बाकी लोग भी मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा डिस्कशन तो होगी, नहीं होनी चाहिए, डिस्कशन होगी। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये विज़िट जो है, यात्रा में सफलता ज़रूर मिली है। ठीक। रघुवंश सिन्हा साहब, कुछ लोगों का कहना है कि 48 देशों का जो ये क्लब है, जैसा विजय लक्ष्मी जी कह रही थी, एनएसजी इसमें शामिल होना, ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन एक स्टेटस सिंबल ज़रूर है, रुतबे की बात है। और जो जहाँ तक नुकसान और फ़ायदे की बात है वो बहुत कम है। आप इसे किस नज़र से देखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है जिस पर भारत जैसे देश को होना ही चाहिए, क्योंकि हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो बहुत अच्छा रहा जहाँ तक प्रोलिफरेशन की बात है। और देखिए, एक बार जब इंटरनेशनल कम्युनिटी हम लोग की IAEA से मिल चुका है ग्रीन सिग्नल, हम लोग न्यूक्लियर डील कर चुके हैं, कई देशों के साथ हमने अग्रीमेंट साइन कर चुके हैं, तो ये भी एक नेचुरल तौर पर ये भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमें होना चाहिए। जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी रजीम है या न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में अगर ट्रेड करना है, हमारा अपना जो एनर्जी सेक्टर में क्षमता को बढ़ाना है, तो इसकी बहुत ज़रूरत है। मगर मैं नहीं समझता हूँ कि भारत और अमेरिका के संबंध घुला मिला करके इसी चीज़ पर अटक जानी चाहिए। ये हो सकता है कि एक लंबा प्रक्रिया भी हो सकता है कि जिस तरह से अभी समझ में आ रही है चीन की जिस तरह का ऑपोजिशन है, हो सकता है इस बार ना हो, मगर अमेरिका इस तरह से ओपनली हमारे पक्ष में खड़ा हो गया है, तो हो सकता है कुछ समय के बाद भी हो। मगर अमेरिका और भारत का जो संबंध है मिला जुला कर केवल यही नहीं है, हमारे आर्थिक नीति भी है, हमारे बहुत सारे और भी चीज़ है जिस पर हमें इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने फोकस किया है, उसको भी हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। ठीक। मीरा जी, एनएसजी की तो बात साफ़ हो गई। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के बारे में आते हैं कि जो ये 34 देशों का समूह है, इसमें अब भारत के शामिल होने का रास्ता साफ़ हो गया। आपने भी कहा कि किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया, जो समय सीमा थी सोमवार तक वो भी निकल गई। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि साहब आप इसमें शामिल तो हो जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ इसमें आपके ऊपर कुछ प्रतिबंध भी होंगे। आप 300 किलोमीटर से ज़्यादा दूर का मिसाइल का प्रक्षेपास्त्र नहीं कर सकते, उसका टेस्ट नहीं कर सकते। साथ ही ये भी है कि बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा हो ऐसा नहीं लग रहा है। क्या कहेंगे आप? टेस्टिंग की बात तो नहीं है, पर ये ज़रूर है कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इसमें कहा गया कि 300 किलोमीटर से, हाँ, 300 किलोमीटर और 500 किलोग्राम जो वेट है, ये जो लिमिट्स हैं, क्योंकि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम क्या है, व्यापार के लिए है कि आप किसी और देश को कुछ देते हैं तो ये सीमा उस पर लगनी चाहिए। ये नहीं कि हमारा डोमेस्टिक प्रोग्राम है उस पर ये लागू होगा। अगर हम किसी और देश को मिसाइल्स बेचना चाहते हैं तो हमें इस सीमा के अंदर करना पड़ेगा, और बाकी ये भी देखना पड़ेगा कि वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या न्यूक्लियर वेपन्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं। तो
ऐसा नहीं है कि इन रजीम्स में सदस्यता मिलने से भारत को कुछ ज़्यादा आसानी से मिलेगा। ये थोड़ी गलत फहमी हो रही है लोगों को। पर ये ज़रूर है कि जो भारत के ऊपर रोक लगाए गए थे प्रोलिफरेशन की मुद्दे को लेके, वो हट जाएंगे। तो एक तरीके से ये जो पूरा इंडिया यूएस डील के साथ शुरू हुआ था मामला, ये इसको लॉजिकल कंक्लूजन जैसे कहा जाए तक ले जाया जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि हमें सब टेक्नोलॉजी फिर आसानी से मिलेगी, क्योंकि जैसे और भी देश हैं एनएसजी में, देखिए एक तो उन्होंने अमेंडमेंट भी किया है एनएसजी ने अपनी गाइडलाइंस में कि यूरेनियम इनरिचमेंट और रीप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़ किसी देश को नहीं देंगे जिसने एनपीटी को साइन नहीं किया है। तो ये तो पहले से ही लगा हुआ है। पर भारत ये कहता है कि अगर हम इनकी गाइडलाइंस को आज और आगे भी फॉलो करेंगे तो हमें वहाँ होना चाहिए, क्योंकि जो ये गाइडलाइंस है उसमें हमारी भी आवाज़ होनी चाहिए कि कैसी होनी चाहिए। जी अजय लेले साहब, भारत ने अभी तक एनपीटी पे साइन नहीं किया, सीटीबीटी भी साइन नहीं किया। ऐसे में इन चीज़ों में शामिल होने का एनएसजी में, एमटीसीआर में हमें क्या फ़ायदा होने वाला है? इसी जब 2005 के बाद इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुआ था, तब अमेरिका ने ये भूमिका स्पष्ट की थी कि अगर भारत को मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। हुआ क्या था कि 70, अगर आप एनएसजी की बात करें तो एनएसजी क्यों बना है? एनएसजी इसीलिए बना क्योंकि भारत ने 1974 में पोखरण 1 का टेस्ट किया। तो ये एक 1975 में एनएसजी आया। सो इन रिस्पॉन्स टू इंडियाज एक्शन एनएसजी बना था। तो अब तो मेरे विचार से सर्कल कंप्लीट हो रहा है कि इंडिया ही एनएसजी ज्वाइन करेगा। तो इस विचार से अगर हम देखें तो इतने दिन भारत ने जो एक स्पष्ट भूमिका ली थी कि हम एनपीटी साइन नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक ट्रीटी ऐसी है कि जिसमें आप खाली 5 देशों को समर्थन दे रहे हैं कि वो न्यूक्लियर वेपन्स रख सकते हैं, बाकी नहीं रख सकते। तो भारत का ये समर्थन अभी भी चल रहा है। इसके बावजूद भी भारत का जो नॉन प्रोलिफरेशन रिकॉर्ड है उसको देखते हुए पूरी दुनिया को ये लग रहा है कि भारत अपनी भूमिका पे भले ही अटल रहे, लेकिन भारत को हम बाहर नहीं रख सकते पूरी ट्रीटी मैकेनिज्म से। तो इसीलिए भारत ये ट्रीटी मैकेनिज्म्स के अंदर आ रहा है। अब एमटीसीआर की जैसी हमने बात की कि एमटीसीआर साइन करने के हमें फ़ायदे क्या हो सकते हैं। हमें जो टेक्नोलॉजी मिलती थी आज तक, वो टेक्नोलॉजी के लिए एक्सपोर्ट कंट्रोल्स होते थे। लोग बोलते थे, अगर आप 1991 की बात करें कि भारत को उस समय रशिया क्रायोजेनिक इंजन्स दे रहा था, उस समय येल्स्टिन साहब के ऊपर प्रेशर लाया गया कि अगर आपने ये टेक्नोलॉजी भारत को दी तो एमटीसीआर का उल्लंघन होगा। सो आज भी अगर भारत को उसके सिक्योरिटी के माध्यम के लिए, सर्वेलेंस मैकेनिज्म के लिए यूएवीज़ चाहिए, तो वो नहीं मिल रहे हैं क्योंकि एमटीसीआर बीच में बाधा डाल रहा है। जब हम एमटीसीआर के मेंबर हो जाएंगे तब ये द्वार हमें खुलेंगे कि नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी। प्रोफेसर विजयलक्ष्मी, ये जो बार बार बात कही जा रही है कि साहब भारत को इंडिया हैज़ टू प्रूव इट्स ट्रैक रिकॉर्ड, और किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं एनएसजी में शामिल देश, किस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड हमारा वो ठीक देखना चाहते हैं, और भारत ने ऐसा क्या कर दिया है कि जिससे उसके ऊपर शुबा किया जा रहा है? एक चीज़ है कि इंडिया का जो भी प्रोग्राम है, वो सबसे बड़ा चीज़ मैं तो मानूंगी वो सेपरेशन प्लान हमने जब ऑफ़र किया था, और हमारी डॉक्ट्रिन में भी नो फर्स्ट यूज़ भी दिया है और वॉलंटरी मॉरेटोरियम ऑन फर्दर टेस्टिंग। ये दोनों चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है जो सिद्धांतों के उस पे। एंड ऑन कॉन्क्रीट टर्म्स वी हैव सेड दैट सेपरेशन ऑफ सिविलियन एंड नॉन सिविलियन मिलिट्री, वो प्लान जब अनाउंस किया था तब तो काफ़ी चर्चा इंडिया में भी हुई थी कि भाई क्या हम अपनी स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम को बिल्कुल ख़त्म करने की दिशा में जा रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, और सारे साइंटिस्ट बोले, सब कुछ आपको जानकारी है। तो लेकिन ये जो रियलिटी है न्यूक्लियर डील के थ्रू हमने जो ये काम किया है वो सब देशों ने नोटिस ज़रूर किया होगा, और IAEA ने जब एडिशनल प्रोटोकॉल हमने साइन किया था वो भी स्टेप बाय स्टेप आप देख रहे हैं कि इंडिया का जो पोजीशन है वो प्रोसीजरल, प्रोग्रामेटिक
एंड स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होता है। और इस विषय में वो आगे बढ़ के अब एनएसजी को वो दोबारा कह रहे हैं कि भाई हमें ज़रूर हमारी मेंबरशिप एप्लीकेशन को ज़रा सीरियसली देखें। मेरा ये और एक और पॉइंट जो हम कहना चाहते हैं कि वो आगे भी सोच रहे हैं, इंडिया भी, मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि अगर इंडिया एक एनर्जी हब बन जाएगा, जो ग्लोबल न्यूक्लियर एनर्जी हब जो बनाने की सोच रहे थे, कल के जो दिशा में लॉन्ग टर्म सोच अगर है, तो आपको अगर बेचना है किसी को, तो आपको ये सारी क्लब्स या प्लेटफॉर्म्स या जो भी आप कहेंगे, सारी इंस्टीट्यूशंस में आपका रहना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या उम्मीद लग रही है 9-10 जून को वियना में क्या होने वाला है? ये एस्ट्रोलॉजी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि इस बार तो बहुत क्लोज होगी। बिल्कुल, जहाँ तक मैं समझती हूँ कि चीन का जो ऑब्जेक्शन है, अगर चीन आइसोलेट हो जाता है तो दो पार्ट्स उसमें होंगे। एक है कि चीन क्या चाहता है, चीन क्यों कर रहा है, ये हमें समझना चाहिए, ना कि कैसे उसने इसको खड़ा कर दिया। द हाउ इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, हाउ कैन चाइना डू दिस, ऐसे करके बात करते हैं, लेकिन वाई इज़ चाइना डूइंग दिस। एक तो उनको लेवरेज चाहिए इंडिया के ऊपर। इंडिया इज़ नॉट अनइम्पॉर्टेंट इवन टू चाइना टुडे। जियोपॉलिटिक्स जो हमारी जो नज़र है वो थियोरेटिकली स्पीकिंग, स्ट्रैटेजी पे, टैक्टिक्स पे, वो सब एक बायलैटरल फॉरेन पॉलिसी है। लेकिन आप सिंक्रोनाइज करेंगे ना, आपके ग्लोबल इंटरेस्ट, आपके रीजनल इंटरेस्ट, ये सब आप सिंक्रोनाइज करेंगे। अब ग्लोबल रियलिटी यही है, चीन को भी इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडिया के ऊपर क्या लीवर हो सकता है पाकिस्तान के अलावा, क्योंकि पाकिस्तान ख़तरे से खाली नहीं है चीन के लिए, क्योंकि उनका इकोनॉमिक असिस्टेंस अलग बात है, लेकिन टेररिज्म का जो इम्पैक्ट उन पे भी हो सकता है। आप कह रही हैं कि चीन पाकिस्तान को इस मामले पे कम से कम समर्थन नहीं देगा। रघुवंश सिन्हा साहब, आपको क्या लग रहा है कि 9-10 जून के बाद, वियना बैठक के बाद भारत के लिए कुछ रास्ता साफ होगा या अभी दिक्कतें बाकी हैं? देखिए, मुझे तो लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है, जिस तरह से चाइना खुल के इस इंडिया का जो मेंबरशिप है इसका विरोध किया है। मगर हम लोग को इसको गिव अप नहीं करना चाहिए। जहाँ तक अमेरिका का समर्थन है, स्विट्ज़रलैंड का समर्थन है, मेक्सिको का उम्मीद है मिल जाएगा, तो ये सब तो ठीक है, मगर हमें चाइना पर भी दबाव डालना चाहिए, उनसे भी बात करनी चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि चाइना अगर जो पब्लिकली स्टैंड ले लिया उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। बदलाव आ सकता है, हो सकता है वो हमसे कुछ अपने उनके कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं जिसको वो चाहते हैं कि बातचीत करें। आखिर वो भी तो चाहते हैं कि इंडिया पर कुछ लीवरेज रहे, वो उनको भी वो चाहते हैं कि इंडिया को ये एहसास हो कि अगर न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में उनकी मेंबरशिप हुई है तो चाइना का भी योगदान है। तो वो चाहते हैं कि चाइना से भी ज़रा बात हो, और यही एक तरीका है। अगर हम चाहेंगे कि केवल अमेरिका से बात करें और चाइना की तरफ नज़र लगाएं तो ये तो नहीं होगा। तो चाइना से भी मिलकर के बात करनी चाहिए, चाहे हमें मेंबरशिप इमीडिएटली मिले या ना मिले, या 2 साल के बाद मिले या 1 साल के बाद मिले। चाइना एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है और उसके साथ मिलकर के चलने में ही हमको फ़ायदा है। ठीक। और अली साहब, इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि चाइना का फॉरेन पॉलिसी पीस एक आया है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं कि ये जो संबंध हो रहा है और बॉनहमी जो हो रही है अमेरिका और इंडिया के बीच में, उसमें फिर भी ये नज़र नहीं आ रहा है कि इंडिया उनके गुण गाएगा या उनका अलाई बन जाएगा, वो तो बैलेंसर रहेगा। इस तरह की उनकी सिग्नलिंग करना उनके अपने पेपर से, अपने मीडिया आउटलेट से, तो मेरे ख्याल से कुछ वहाँ पर पक रही है। ठीक है मीरा जी, हम बिल्कुल अंतिम चरण में हैं इस कार्यक्रम के, बहुत कम समय है। ये जो भारत अमेरिकी रिश्ते बढ़ रहे हैं पिछले 2 साल में, तीसरी त्रिपक्षीय वार्ता, सीधे तौर पे राष्ट्रपति बराक ओबामा का आना, फिर हमारे प्रधानमंत्री का जाना, किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं आपको भारत अमेरिकी संबंध? और आगे बढ़ते दिख रहे हैं, क्योंकि अभी जो इलेक्शन हो रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति के पद के लिए, जो भी आएगा उसमें, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे हिलरी क्लिंटन, मेरे ख्याल से वो यूएस और भारत के रिश्ते को आगे ले जाना चाहेगा। ट्रंप की जो भाषा है थोड़ी प्रोटेक्शनिस्ट है, आर्थिक तौर पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है वो हमें देखना पड़ेगा। ये भी देखना पड़ेगा कि जो वो बोलते हैं वो नीति में अपनाएंगे, कितना इम्प्लीमेंट करेंगे या कितना रिटोरिक है।
हिलरी क्लिंटन तो पहले से ही हिंदुस्तान को जानती हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी थी, 2-3 दफ़े यहाँ आई भी हैं, एक दफ़े फर्स्ट लेडी जब थी और 2 दफ़े सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नाते, और काफ़ी उनकी अपनी अहम भूमिका रही है रिश्तों को आगे ले जाने में। तो मुझे लगता है कि जो भी आएगा वो भारत के साथ रिश्ते आगे ले जाना चाहेगा। ये तो बात आपने की अमेरिकी भावी राष्ट्रपति के बारे में, लेकिन कहा जा रहा है कि बराक ओबामा साहब ये लेम डक राष्ट्रपति हैं और अब इनके साथ ये जो एग्रीमेंट्स कर रहे हैं भारत के साथ में, या जो कमिटमेंट दिखा रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि लागू हो पाएगा। आपने भी कहा अभी इस बात को। नहीं, ये ऐसा है कि वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, वो हिंदुस्तान के साथ एग्रीमेंट नहीं है, वो तो एक वैश्विक समझौता है। पर ये जो अभी मौका है, ये आखिरी मौका है ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कुछ करने का। और ऐसा नहीं है जैसे कि प्रेसिडेंट बुश के साथ न्यूक्लियर डील करी थी जी, और जब ओबामा राष्ट्रपति बन के आए थे तो एक प्रश्न था कि ये इसको आगे ले जाएंगे कि नहीं, लेकिन उन्होंने ऑनर किया। लेकिन उन्होंने ऑनर किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मीरा शंकर जी, अजय लेले, प्रोफेसर विजय लक्ष्मी और देबाशीष सिन्हा साहब इस चर्चा में, रघुवंश सिन्हा साहब माफ़ कीजिएगा, इस चर्चा में हमारे साथ भाग लेने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जो भारत अमेरिकी रिश्तों की नई इबारत इस वक्त वाशिंगटन में लिखी जा रही है वो यकीनन भारत के हित में होगी। भारत की ऊर्जा ज़रूरतों के साथ साथ उसके ऊपर जो जिस तरह के प्रतिबंध रहे हैं उनको भी ख़त्म करने में मदद मिलेगी। इस उम्मीद के साथ देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।